आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 का अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि अकबर का चरित्र चित्रण तथा प्रशासनिक इकाइयों के बारे में वर्णन करे। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अकबर का चरित्र चित्रण करे और उसके प्रशासनिक इकाइयों का चर्चा करे। या ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अकबर के बेहतरीन भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करे, भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करे, या अकबर के धार्मिक नीतियों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, पूरा विस्तार से बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन करवाया है, इससे पहले वाला भाग का क्वेश्चन, यानी अकबर के बारे में ही वो क्वेश्चन था। किसके बारे में था? अकबर के। पहले वो देखना जरूरी है आपको। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि अधिकतर जो आंसर होगा उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इसमें भी लिखा जाएगा। पिछले वाला, इससे पिछले वाला क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का होगा। इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला भाग का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें देखिए लिखवाए हैं अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो हुमायूं था, इसका पिता हुमायूं था, इसका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक जीवन के बारे में। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक, उसी पिछले वाला भाग में पूरा बढ़िया से बताया है, वहां से उसको लिख लेना है। ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरुआत कैसे करेंगे? अकबर के प्रारंभिक जीवन। तो अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसे लिखेंगे? पिछला वाला भाग में जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उसमें बहुत अच्छा से अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया है। अकबर के राज्याभिषेक कैसे हुआ ये भी बहुत अच्छा से बताया। हम दोबारा बताएंगे कि समय झूठ-मूठ का वेस्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा। टाइम तो हम बर्बाद करते नहीं, हम तो सोचते हैं कि कम समय में बच्चों को ज्यादा कुछ बता दिया जाए। और उसके बाद ये अकबर का राज्याभिषेक कैसे हुआ और अकबर का प्रशासनिक इकाई के बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। अकबर के प्रशासनिक इकाई के बारे में उतना ज्यादा कुछ हम नहीं बताए थे उसमें, तो ये अकबर का उसमें जरूरत भी नहीं था। तो अकबर का प्रशासनिक इकाई यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अकबर का प्रशासनिक इकाई बहुत ही बेहतरीन थी। इकाई बहुत ही बेहतरीन थी, बेहतरीन थी, क्योंकि यह मनसबदारी व्यवस्था पर चलती थी। क्योंकि यह मनसबदारी व्यवस्था पर चलती थी। और यह दशमलव और मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर चलती थी, क्योंकि इसमें संख्या एक पूर्ण रूप में लिया जाता था। क्योंकि इसमें संख्या एक पूर्ण रूप में लिया जाता था। और इसमें मनसब का अर्थ पद होता था। इतना लिख लेना। अब इसको समझिए, ध्यान से पहले समझिए इसको। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी, मनसबदारी व्यवस्था पर चलती थी, और इसमें संख्या को पूर्ण रूप में लिया जाता था। जैसे 10 से लेकर 10,000 तक। ऐसे देखिए क्या रखा जाता था, या तो संख्या रहेगा, इसकी सैनिकों की संख्या रहेगी, मान लीजिए सेनापति की संख्या 10 होनी चाहिए तो 10 ही होगा। ये नहीं कि 9 होगा। पूर्ण अंक में, अंक कैसा? पूर्ण अंक में उसकी संख्या होती थी। या सैनिकों की संख्या होगा तो 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 ही होगा सैनिकों। 10,012 नहीं होगा, 10,015 नहीं होगा, 10,028 नहीं होगा, 10,030 नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण। ये जीरो से वो पूर्ण हो जाता था। जैसे 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। यानी पूर्ण संख्या में दशमलव पद्धति पर लिया जाता था ये। और इसमें मनसब का अर्थ पद होता था। ये पदों को उसी क्रम में दिया जाता था। जैसे अगर सैनिकों को भी रखना है तो कितना के संख्या में रखा जाएगा? 10 के, 1,000 के, या 20,000 के संख्या में। यानी पूर्ण संख्या, ये दशमलव पद्धति पर था कि पूर्ण संख्या पर ही निर्भर रहता था। और मनसब का अर्थ होता था इसमें पद।
मनसब का अर्थ पद होता था, बस इतना ही। और इसमें लिखे इसके बेहतरीन प्रशासनिक इकाई होने का एक सबसे बड़ा कारण इसके बेहतरीन सेनापति का होना था, जिसमें से प्रमुख मानसिंह थे। जिसमें से प्रमुख कौन थे? मानसिंह थे। बस इतना ही लिख दें। उसके बाद सैन्य अभियान, तो पिछला वाला में सैन्य अभियान के बहुत अच्छा से वर्णन करवाया है कि मेवाड़ में ये अलग अलग जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था, पूरा विस्तार से वर्णन करवाया है। तो सैन्य अभियान में यहाँ पर आप वर्णन कर देंगे, पिछला वाला में सैन्य अभियान यहाँ पर लिख देंगे। जितना भी सैन्य अभियान लिखा है वो सब क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पर। अकबर की धार्मिक नीतियाँ, अब अकबर की धार्मिक नीतियों का वर्णन उसमें नहीं करवाए, अब इसमें लिखवाएंगे। अब लिखना शुरू कीजिए यहाँ से। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही बेहतरीन थी। अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही बेहतरीन थी और ये सहिष्णुता पर कार्य करता था और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था और सभी धर्मों को बराबर अपने राज्य में बराबर का दर्जा देता था। इसलिए ये सभी धर्मों को शुरुआत में तो नहीं, बाद में सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखने लगा। सबसे पहला यहाँ पर बात करेंगे 1562। सबसे पहला नंबर में क्या आएगा? 1562 लिखकर अंडरलाइन है। 1562 ईस्वी में यह दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा को खत्म कर दिया। इसमें दास प्रथा दो प्रकार से होता था। पहला कि लोगों को खरीद कर उन्हें जीवन भर अपने यहाँ बिना सैलरी के, यानी कि बिना तनख्वाह के काम करवाया जाता था और राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को भी दास प्रथा के रूप में रखा जाता था और जिंदगी भर काम करवाया जाता था, जिसको अकबर ने 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया। दूसरा 1563, इसने 1563 में जजिया करना, 1563 में तीर्थ कर 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। दिखाई दे रहा है? चलिए लिख लीजिए जजिया कर समाप्त। इसके नीचे लिखिए ये सब कार्यों को, इससे नीचे एक पैराग्राफ छोड़कर इससे लिखिएगा। ये सब कार्यों को देखकर अकबर की ये सब कार्यों को देखकर ये लगता है कि अकबर पूरी तरह सब सहिष्णु हो चुका है और सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखने लगा है। उसके बाद लिखेंगे इबादत खाना की स्थापना। इसने यहाँ पर लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे और इसमें लिखेंगे इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाया, जिसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार के सुन्नी संप्रदाय के लोग, यानी कि मुस्लिम धर्म के सुन्नी संप्रदाय के विद्वान आते थे और अकबर के सामने अपने धर्म की अच्छाइयों को गिनवाते थे। लेकिन इबादत खाना में बाद में अकबर ने सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दी और सभी धर्मों के प्रवेश के कारण यहाँ पर आपस में सभी धर्मों से बेहतरीन बातें निकलने लगी और आपसी विवाद भी शुरू हो गए, जिसके कारण अकबर को मजहर की घोषणा करवानी पड़ी। मजहर की घोषणा सन 1579 में अकबर ने किया। इसमें ये वर्णन करवाया गया कि किसी भी धार्मिक मतभेद पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा की होगी, यानी कि अकबर की होगी, लेकिन इसमें कुरान शरीफ का वर्णन राजा द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी कुरान शरीफ के मामले में राजा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस मजहर में ये घोषणा करवाया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद दीन ए इलाही
इबादत खाना की स्थापना के बाद, यहाँ पर लिखेंगे दीन इलाही में, इबादत खाने की स्थापना के बाद सभी धर्मों को लोग अपने अपने धर्म की अच्छाइयाँ गिनवाने लगे, जिसके कारण अकबर ने सभी धर्म से अच्छे कामों को लिया और एक नया धर्म बनाया जिसका नाम रखा दीन ए इलाही। इस धर्म के पुरोहित अबू फजल को बनाया गया और बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को अपनाया, जिसमें से प्रथम हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को अपनाया। और ये धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई। मुद्रा प्रणाली, अकबर ने शेर शाह सूरी जैसा ही मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था की। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों का नाम रुपया रखा और तांबे के सिक्के का नाम दाम रखा, और कई अलग अलग तरह के सिक्के भी चलवाए। इसने राम सिया का सिक्का भी चलवाया था। इससे ये दर्शाता है कि अकबर धर्मों के प्रति सहिष्णु था, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। और इसके समय चांदी और दाम का अनुपात 1:40 था। चांदी और दाम का अनुपात 1:40 था। बस इतना लिख देना, आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व प्रणाली, क्या लिखेंगे? भू राजस्व प्रणाली, यानी भू राजस्व व्यवस्था भी लिख सकते हैं। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि इसके नवरत्नों में से एक बहुत ही बुद्धिमान नवरत्न जिनका नाम था टोडरमल, उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को संभाला था और इसको कई क्षेत्रों में, भू राजस्व व्यवस्था को कई भागों में बांट दिया, जिसके कारण इनकी कर व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हो गई और धन की काफी बढ़ोतरी हुई। भू राजस्व व्यवस्था के कारण धन की काफी बढ़ोतरी हुई और खेतों को कई भागों में बांट दिया गया। जैसे सबसे पहला पोजल भूमि। यह भूमि वैसी थी जिसमें प्रतिवर्ष खेती किया जाता था और बहुत ही अधिक मात्रा में अन्न उपजता था, और इस तरह के किसानों को, जो इस भूमि पर किसान खेती करते थे, उनसे अधिक कर लिया जाता था। प्रति भूमि। इस तरह की भूमि पर एक वर्ष बीच करके, यानी एक वर्ष छोड़कर खेती किया जाता था और थोड़ा कम अन्न उपजता था, इसमें थोड़ा सा कम कर लिया जाता। इस तरह के किसानों को से थोड़ा कम कर लिया जाता था। और चाचर भूमि। इस भूमि पर 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर खेती किया जाता था और इसमें ज्यादा अन्न नहीं उपजता था। और 5 नंबर बंजर भूमि। इस तरह के भूमि में कभी कभी खेती किया जाता था या यहाँ पर फसल उपजता ही नहीं था। इस तरह की भूमि में फसल उपजता ही नहीं था। ये पैराग्राफ चेंज करके और नीचे लिखेंगे, टोडरमल के नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन भू राजस्व व्यवस्था बनाया गया, जिसके कारण अकबर के धर्म में काफी वृद्धि हुई। देखिए, ये धार्मिक नीतियों के बारे में चर्चा कर दिया और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा कर दिए। अब नीचे निष्कर्ष लिख देंगे। अकबर को मुगल साम्राज्य का एक महानतम राजाओं में से माना जाता है और मुगल साम्राज्य का सबसे बेहतरीन राजा अकबर को माना जाता है। धर्मों के प्रति इसको सहिष्णु होने के कारण इसको महान राजा माना जाता है और इसके दरबार में नवरत्न होने के कारण इसके साम्राज्य विस्तार और इसके दरबार में, इसके कोष में अधिक धन की वृद्धि हुई और इसके धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक नीति और भू राजस्व नीति के कारण इसके और भी प्रसिद्धि इसको हासिल हुई। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये हो गया खत्म। और आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो नोट्स बनाते रहिए। हम जब कहेंगे आपको नोट्स चेक करवाना है, हमने नोट्स को चेक कैसे करवाएंगे हम सब बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।